भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को कतर की एक अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। 26 अक्टूबर को मीडिया के सामने आया और इसमें भारत ने हैरानी जताई और कहा कि पूर्व नौसैनिकों की रिहाई के लिए भारत सभी कानूनी प्रक्रियाओं की मदद लेगा। लेकिन कुछ ताज़ा मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत की कानूनी अपील नकार दी गई है। हालांकि विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं अरिंदम बागची, उन्होंने कहा है कि मैं सभी से ये आग्रह करता हूं कि मामले की संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए अटकलों पर ध्यान न दें। अरिंदम बागची कहते हैं कि अपील प्रक्रिया जारी और हम सकारात्मक नतीजे की उम्मीद करेंगे। वो ये भी कहते हैं कि उन मीडिया रिपोर्ट्स को तथ्यात्मक रूप से गलत हम पाते हैं जिसमें ये कहा गया कि मामले में भारत सरकार की अपील पर फैसला सुनाया जा चुका है। दर्शकों को एक बार याद दिलाना चाहेंगे कि जिन 8 पूर्व नौसैनिकों को कतर में मौत की सजा मिली है, उनका इंडियन नेवी में 20 सालों तक बेदाग कार्यकाल रहा है। ये 8 पूर्व नौसैनिक एक प्राइवेट कंपनी अल देहरा के साथ काम कर रहे थे। उन्हें पिछले साल अगस्त में गिरफ्तार किया गया था। भारतीय नागरिकों पर कथित तौर पर जासूसी का आरोप लगा है। इसी साल 25 मार्च में उनके खिलाफ आरोप दायर किए गए थे और उन पर कतर के कानून के तहत मुकदमा चलाया गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। तो पूर्व नौसैनिकों की रिहाई को लेकर भारत की कानूनी अपील को कितना बड़ा झटका लगा है। हालांकि भारत की सरकार इससे इनकार कर रही है और कह रही है कि हमें इस मामले की संवेदनशील प्रकृति को समझना चाहिए और अटकलों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। असल में इस मामले पर भारतीय सरकार पर सुस्त चाल के आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ सरकार ये दावा करती है कि उसने सभी चैनल्स के जरिए पूर्व नौसैनिकों की रिहाई के रास्ते निकालने की कोशिशें लगातार जारी रखी हैं। बल्कि सूत्रों की माने तो केंद्र की कोशिशों की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद राजनयिक दीपक मित्तल को सौंपी गई है, जो कि साल 1998 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस यानी IFS ऑफिसर हैं और फिलहाल प्रधानमंत्री कार्यालय में कार्यरत हैं। वो कतर में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं और माना यह जाता है कि कतर की सरकार में शीर्ष स्तर पर उनके संबंध अच्छे हैं और इस वजह से उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। कई सवाल हैं आज स्ट्रेट टॉक के। ये सवाल क्या हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाना चाहेंगे कि क्या भारत ने पूर्व नौसैनिकों की रिहाई पर ढिलाई बरती। ये सवाल बार बार सरकार के सामने खड़े किए जा रहे हैं। एक सवाल ये भी कि क्या सज़ा सुनाए जाने के बाद मामला अधिक पेचीदा हो गया है, यानी सज़ा सुनाए जाने से पहले तक सरकार की जो सक्रियता थी वो ज़्यादा क्यों नहीं दिखी। क्या भारत कतर के अच्छे संबंध इस मामले में मददगार हो सकते हैं, एक एंगल ये भी देखा जा रहा है। और इस मामले में भारतीय कूटनीति को असफल क्यों नहीं माना जाए, ये भी कुछ सवाल जो है विशेषज्ञ उठा रहे हैं। हमारे साथ जो वरिष्ठ पैनल जुड़ चुका है, आइए स्ट्रेट टॉक में उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिमांशु भयानी जी, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं स्ट्रेट टॉक में। नीलम चौधरी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। नीलम मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सिद्धार्थ सनवारिया जी जुड़ चुके हैं, जो कि कानूनी विशेषज्ञ तो हैं ही और डिफेंस मामलों के भी जानकार हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका सिद्धार्थ सनवारिया जी। हिमांशु सर, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। जिन रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि भारत की अपील ठुकरा दी गई है, इन रिपोर्ट्स की थोड़ी सी डिटेल्स मैं आपसे समझना चाहती हूँ और दर्शकों को भी थोड़ी सी स्पष्टता हो पाएगी। हिमांशु सर। देखिए, ये जो मामला है ये करीबन अगस्त 2022 का है। अगस्त 2022 को ये जो हमारे भारतीय नौसेना के जो जितने भी अधिकारी थे, 7 अधिकारी और 1 सेलर, उनको अरेस्ट किया गया था। उनके ऊपर मतलब क्या चार्जेस थे ये तब पता भी नहीं चला था। हालांकि दोनों सरकारें, कतर की सरकार भी इसके ऊपर कुछ बोल नहीं रही थी और भारत की सरकार भी इसके ऊपर कुछ बोल नहीं रही थी जी। रॉयटर्स ने एक स्टोरी की। रॉयटर्स ने एक स्टोरी में लिखा कि इनके जो ये नौसेना से जो रिटायर्ड अधिकारी है भारतीय नौसेना के, वो अल देहरा नाम की कंसल्टिंग फर्म में काम कर रहे थे और वहां की कतर की नेवी को वो लोग ट्रेनिंग देने वाले थे। उनके जो नौसेना के लोग हैं, नौसेना के जो ऑफिसर्स या उनके जो सैनिक, उनको ट्रेनिंग के लिए वो अल देहरा कंपनी से जुड़े जी। सबके सब रिटायर्ड है, सबके सब डेकोरेटेड ऑफिसर्स है। उसमें से कई ने फ्लीट कमांड संभाले, कई ने मतलब नेवल स्टाफ कॉलेज में काम किया है, उनको उन पोजीशंस को हेड किया है। तो ये कोई ऐसे ऑफिसर्स नहीं थे जिनके ऊपर मतलब आप एक आसानी से ऐसे चार्ज लगा। लेकिन रॉयटर्स की स्टोरी में ये बात तय हुई कि उनके ऊपर जासूसी के कुछ इल्जाम लगे हैं और इजराइल के लिए जासूसी की जा रही है, ऐसे इल्जाम। इससे ज्यादा बातें पब्लिक डोमेन में ना ही भारत की सरकार की तरफ से है, ना ही कतर की सरकार जी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में खास करके
जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने एड्रेस की थी, और उसमें सुहासिनी हैदर जो कि हिंदू की एक्सटर्नल अफेयर्स एडिटर है, उन्होंने ये सवाल किया था कि क्या कुलभूषण जाधव और ये 8 सेलर्स, 8 जो नेवल ऑफिसर्स है कतर में जिनको अरेस्ट किया गया, उनके मामले में भारत ने क्या अपने हाथ नीचे रख दिए। तो एस जयशंकर ने इसके मामले में उन्हें स्पष्टीकरण देते हुए कहा था कि दोनों मुद्दे अलग अलग हैं, लेकिन हम इसके ऊपर लीगल ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं जी। और यही चीज ब्लूमबर्ग ने भी रिपोर्ट की थी कि भारत 8 नौसैनिकों को लेकर लीगल ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है। हालांकि जो बातें आ रही है वो बातें ये है कि 15 महीने तक क्यों इस मुद्दे के ऊपर कोई तरीके से कार्यवाही नहीं की गई, क्यों इसके ऊपर ढिलाई बरती गई। दीपक मित्तल जिनको ये अभी चार्ज सौंपा गया है, वो कतर में उस लेवल के डिप्लोमेटिक मिशन पे थे, उनको वापस बुला लिया गया था। 2 महीने तक वहां की एम्बेसी खाली थी, उसके बाद जुलाई में वहां पे एम्बेसी में किसी को रखा गया उनकी जगह पे। तो ये सब मामले हैं फिलहाल जिनके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं मीडिया में, और खास करके जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट मीडिया है, यानी कि जो डिफेंस वगैरह रिपोर्ट करते हैं, डिफेंस के जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स है, स्पेसिफिकली इंडियन एक्सप्रेस के जो डिफेंस के कॉरेस्पॉन्डेंट्स है, इन्होंने इस मुद्दे के ऊपर बहुत ही गहराई से इस केस को फॉलो किया है। उनकी जो भी आप रिपोर्ट्स देखेंगे इंडियन एक्सप्रेस वगैरह की, तो इन मुद्दों के ऊपर उन्होंने कोई ढिलाई नहीं बरती। उन्होंने कॉन्स्टेंटली गवर्नमेंट को याद दिलाया कि ये 8 नौसैनिक को लेके आप क्या कर रहे हैं, उन्होंने सवाल पूछे। रवीश कुमार ने भी इसके ऊपर एक डिटेल प्रोग्राम किया था, उसमें ये सब बातें थी। इवन सुहासिनी हैदर को 1-on-1 करके उनके साथ भी बात की गई थी। तो ये मामला ऐसा नहीं है कि ये सडनली खड़ा हुआ है जैसे बताया जा रहा है। जी जी। और लीगल ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं उसके ऊपर भी बहुत सारी अभी बहस मीडिया में चल रही है। हिंदू ने अगेन एक आर्टिकल लिखा है कि क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। राइट। तो ये सब चीजें हैं, और नक्शल में पब्लिक डोमेन में इसके अलावा ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसके ऊपर जो गवर्नमेंट बोल रही है वो बात भी सही है कि मामला सेंसिटिव है, तो सेंसिटिविटी को ध्यान में और उसके मद्देनजर भी ये मामले कुछ की डिटेल्स पब्लिक डोमेन में शायद नहीं आ सकती, लेकिन फिलहाल ये मामला ऐसा है और ये कुछ एक चौंका देने वाली बात है। बिल्कुल सर, आपने जिस तरह से कहा कि जयशंकर जी जब ये कहते हैं कि कुलभूषण जाधव का मसला अलग है और इन 8 पूर्व नौसैनिकों का मसला अलग है, तो कितनी संभावना दिखती है। मैं सिद्धार्थ सनवारिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि आप डिफेंस जो मसले हैं, जो 2 देशों के संबंध हैं और भारत की जो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होती है या फिर अलग जो नीतियाँ होती हैं विदेशों से संबंधित, इस पर आपका गहरा अध्ययन रहता है। तो मैं आपसे समझना चाहूँगी कि आप इन 8 पूर्व नौसैनिक हैं, इनके मामले में भारत सरकार की जो नीति है और कूटनीति है उसको किस तरह से देख रहे हैं? कितना सही दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं? हमने पिछली क्या ढिलाई बरती, नहीं बरती, या फिर सब कुछ इतना सीक्रेट जिस तरह से रखा जा रहा है, क्या कानूनी तौर पर भी रखा जाता है? सिद्धार्थ जी। इन 9 नाविकों के परिवार के लिए मेरी शुभकामनाएं कि उनके परिवार के सदस्य वापस आए। उम्मीद कम है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की स्टेटमेंट जो पहली बार आई थी वो थी वी आर इन शॉक। इसका मतलब है कि एक ग्रॉस इंटेलिजेंस डिप्लोमेटिक फेलियर। ये 9 उनका ये कहना है कि वी आर इन शॉक, ये फेलियर है। ये फेलियर है। ये जो स्टेटमेंट है, अगर आप इसको स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, वी आर इन शॉक, वी आर अ नेशन। अगर हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये कहता है कि वी आर इन शॉक, शॉक तो उसको होता है जो हार चुका होता है। ये तो हमारी नाकामी का एक नमूना है जब हम स्टेटमेंट देते हैं वी आर इन शॉक, जबकि आज हमारे पास एक बहुत ही स्ट्रांग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है और हमारी कंट्री को वर्ल्ड के अंदर सुना जाता है। तब भी अगर हम ये कहेंगे वी आर इन शॉक, तो ये स्टेटमेंट बहुत गहरी है। अब आ रहे हैं हमें 9 सैनिकों को। ये 9 सैनिक थे, है नहीं, ये किसी ओमानी कंपनी के लिए काम कर रहे थे एज ए कंसल्टेंट, और जो अभी रिपोर्ट्स हैं हमारे पास अवेलेबल, उसके अंदर ये बताया जा रहा है कोई इटालियन स्टेल्थ सबमरीन के ऊपर ये काम कर रहे थे। ये जो मिडिल ईस्ट है, इसके ऊपर इटली, जर्मनी और टर्की का बहुत सीवियर इन्फ्लुएंस रहा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले। जी। कतर एक इस्लामिक कंट्री है जहां शरिया चलता है। वहां पे, जैसे हमारे रिपोर्टर साहब ने कहा, वहां पे कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। नहीं, तो अदालत ने ही तो सजा सुनाई है। मैडम, अदालत नहीं कहा, मैंने कहा रूल ऑफ लॉ नहीं है। अदालत तो कहीं भी बना ले, आज मैं बना लेता हूँ अदालत, वो कोई रूल ऑफ लॉ थोड़ी होगा। अब वहां पे तो सिर्फ एक आदमी की मर्जी चलती है, काजी की।
देयर इज नो काउंटर बैलेंसेस और जी बैलेंसेस जैसे जी हमारी कंट्री में है। हमारा कंट्री का जो लीगल सिस्टम है रॉबस्ट है, लेकिन कतर एक बहुत ही छोटा कंट्री है जहां पे कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। वहां पे जो उनके शेख आमिर की मर्जी होगी वो होगा। जी मेरे को एक चीज से बड़ा दुख और खेद होता है जी कि हमारे सर्विंग ऑफिसर और सर्विंग जवान सौरभ कालिया और जाट के जो हमारे बाकी साथी थे जिनको प्रताड़ित करके मारा गया, उसके ऊपर आज तक हमारी गवर्नमेंट की कोई कार्रवाई नहीं दिखी। जी क्या थोड़ा उनके सा लिए इंसाफ मांगना जी एक गुनाह है? या इन नाविकों के लिए जो सिर्फ कमर्शियल मर्सनरी एक जॉब के लिए ओमान गए थे, सौरभ कालिया तो देश के लिए कुर्बान हुए थे, उनके लिए तो न्याय नहीं वो लोग वो वो भी मुझे लगता है आज कि आपके ये अलग मसला कहा जाएगा, इसे भी सौरभ कालिया का जो मसला अलग मसला नहीं, आप मैडम, कह रहे कनेक्टेड है। हैं। सिद्धार्थ सनवारिया जी के पास जाते हैं। सिद्धार्थ जी, आपने जिस तरह से सौरभ कालिया का जिक्र उठाया है, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि इस तरह के मामलों पर फोकस ज्यादा देने की जरूरत है, बल्कि जो ये पूर्व नौसैनिक है कतर में, इनको जो है सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए जो है सरकार अपनी चिंता जता रही है? इंडियन नेशनल्स हैं, उनके लिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कार्य जरूर करना चाहिए, लेकिन जिस तरीके की हाइप क्रिएट की गई है वो सौरभ कालिया जी के लिए नहीं की गई। ये दोहा वो है जहां पे अफगानिस्तान की भी पीस टॉक्स यूएस CIA करती थी। मिडिल ईस्ट के अंदर अगर कोई इंटेलिजेंस हब है तो वो दोहा है, कतर की कैपिटल। तालिबान आज हमारे साथ है, दोहा से है। अमेरिका ने तालिबान से वार्ता की, दोहा में की। दोहा कोई ऐसा सिटी नहीं है, कतर कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहां पे बाय इंसिडेंट हमारे 8 सिटीजन्स, मैं उनको नौसैनिक नहीं कहूंगा, मैं उनको सिटीजन्स कहूंगा, दे were sailors but no more, they are only Indian citizens employed with some Omanian company जो इटालियन सबमरीन को ऑपरेशनल करना चाह रहे थे। इजराइल का नाम लेके कतर इजराइल का कट्टर विरोधी है, फैनेटिकली उनकी रिलीजियस डिस्प्यूट्स हैं। हमारे देश में ये एक पॉलिटिकल इशू बन रहा है कि इन लोगों को वापस लाया जाएगा। जैसे विंग कमांडर अभिनंदन को वापस लाए थे। विंग कमांडर अभिनंदन भारत के लिए लड़ रहे थे, किसी प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय नहीं थे। ये 8 जो व्यक्ति हैं ये किसी प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय हैं, हमारे भारतीय नेवी के अब ये हिस्सा नहीं रहे। पर कहीं ना कहीं सिद्धार्थ जी, कहीं ना कहीं ये जो मसला है भारतीय कूटनीति की असफलता का भी माना जा रहा है, तो इसे इस नजरिए से भी देखा जा रहा है। ग्रॉस फेलियर, जब ये स्टेटमेंट हमारी कूटनीति की आती है, वी आर इन शॉक, ये तो दिल तोड़ने वाली बात है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऐसी स्टेटमेंट क्यों दे रही है कि वी आर इन शॉक? क्या हमारी दोहा के अंदर इंटेलिजेंस गैदरिंग फेल हो गई थी कि हमें पता नहीं था कि वहां पे इटालियन सबमरीन को कमीशन करने के लिए कोई ओमानियन कंपनी कतर में काम कर रही है? ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, टर्की, दे आर एट लॉगरहेड्स। जी, वो क्या रहा है वहां पे? हमारे इंडियन सेलर्स हैं, वो इंडियन सेलर्स नहीं है, वो इंडियन सिटीजन्स थे जो एक